शुक्रवार को ब्रिटेन में हुए आम चुनावों के नतीजे आए और 14 सालों के बाद यहाँ लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और कियर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं एंगला रेनल्ड को देश का नया डिप्टी प्रधानमंत्री बनाया गया है। 650 सीटों वाले ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी ने 412 लगभग सीटें जीती हैं, जो बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। वहीं चुनाव के नतीजों से सत्ता में काबिज कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ा झटका लगा है। झटका ऋषि सुनक के लिए भी है, जिनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा था। कंजर्वेटिव पार्टी को सिर्फ 121 सीटें ही मिली हैं और पिछले चुनावों के मुकाबले में पार्टी को 250 सीटों का नुकसान हुआ है। उसके लिए करारी हार है। बहरहाल, ब्रिटेन में जो चुनाव हुए, लेबर पार्टी की जीत हुई। लेकिन सवाल ये है कि इस जीत से भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत से कैसे संबंध रहेंगे। यही बात करने के लिए हमारे साथ अखिल रंजन है। अखिल रंजन लंदन में रहते हैं, काफी सालों से रहते हैं। बीबीसी में काम किया है, ट्विटर में काम किया है और बड़ी तमाम जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब में काम किया है, और भी लंदन में रहकर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांस करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हाँ, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो लेबर पार्टी का इतिहास रहा है और जी। खास करके यहाँ भी उनका जो ग्लोबल ओवरव्यू रहा है वो पहले में वो कई सारे मायनों में खास करके कश्मीर के मुद्दे पे और भी कई सारे मायनों में बहुत पसंद नहीं किया जाता है हिंदुस्तान के जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनकी तरफ से। हम्म। लेकिन लेबर पार्टी यहाँ भी पिछले कुछ साल में और खास करके एक दो सालों में बहुत बदली है। हम्म। और आप देखिए लीडरशिप के बदलाव के साथ पहले जो जेरेमी कॉर्बिन लेबर पार्टी के लीडर हुआ करते थे उनको माना हम्म। जाता था कि काफी वो सेंटर टू लेफ्ट की तरफ है। हाँ। लेकिन अभी के जो नेता है कियर स्टारमर जो अब प्रधानमंत्री भी बन गए हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, उन्होंने उनका दावा है और खुद भी वो बार बार इस बात को बहुत स्ट्रेस करते हैं कि ये चेंज लेबर है, मतलब बदली हुई लेबर पार्टी है, वो पहले वाली लेबर पार्टी नहीं है। हम्म। और इनके कुछ जो हालिया बयान रहे हैं खास करके इजराइल और गजा के मुद्दे हम्म। पे या यूक्रेन के मुद्दे पे, वो कहीं कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल लेबर पार्टी का ओवरव्यू वर्ल्ड व्यू रहा है उससे थोड़ा सा बदला हुआ है। हम्म। दूसरी बात है कि अभी के वर्तमान समय में जो खास करके रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसराइल और गजा का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और खास करके यूरोपियन कंट्रीज में या इवन हम्म। अमेरिका में जिस तरह से राइट विंग फार राइट पॉलिटिक्स का उभार हुआ है, तो इसमें बहुत एक तो ये है कि बहुत ज्यादा मोरल ग्राउंड नहीं रह गया है इन देशों का कि किसी भी ऐसे अ, वैश्विक मुद्दे पे बहुत मोरल स्टैंड ले। हम्म। और दूसरा है कि कुछ पिछले कुछ दशकों में या कहें तो पिछले कुछ सालों में भारत जो है एक बड़ा मार्केट, कंज्यूमर मार्केट बनकर उभरा है। हम्म। ठीक है, आपके पास पैसे आए हैं और तमाम तरह के एक एक जो मार्केट खुला है, तो लोगों का एस्पिरेशन भी बढ़ा है कि हम जैसे मूवीज को लेकर हो गया या रहन सहन खान पान गाड़ी या तकनीकी लिहाज से भी, तो हम्म। कोई भी ऐसा देश या इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी ये नहीं चाहेगी। और खास करके चाइना का जिस तरह से उभार हुआ है और जो चाइना के अपोज में दूसरे यूरोपियन या वेस्टर्न देश हैं, वो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि किसी भी छोटे मोटे या मोरल इश्यूज के चलते जो है हम भारत जैसे बड़ा इकोनॉमिक मार्केट जो है, बड़ा उपभोक्ता मार्केट जो है वो खो दें या उससे रिलेशन जो है हमारे खराब हो। और ये पिछले साल जब लेबर पार्टी का कन्वेंशन हुआ था उसमें ये बात भी खुलकर बहुत सामने आई। कियर स्टारमर ने कहा था उस समय कि हम भारत के साथ एक नए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जाएंगे। अब हम्म। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है बड़ा बृहत टर्म है, उसको कई सारे ढंग से डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन जो दो तीन चीजों ने बहुत दो तीन बातें उसमें जो बहुत खुलकर आई और उनके मैनिफेस्टो में भी, चुनावी घोषणा पत्र में भी जो बातें खुलकर आई थी, वो था कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भारत के साथ उनकी एक प्राथमिकता होगी। दूसरा एजुकेशन के फील्ड में जो है
कोऑपरेशन जो बढ़ेगा। तो हम देखते हैं कि अभी भी यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए भारत से आने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये नहीं है कि यहाँ से कोई होगा, बस मुझे लगता है कि जो होगा कि और ज्यादा से ज्यादा भारतीय और पैसा देने वाले जो छात्र हैं जो यूके आए और यहाँ के यूनिवर्सिटीज में पढ़े। हम्म, तीसरी एक चीज है वो क्लाइमेट कोऑपरेशन पे है। तो आप हम सब जानते हैं कि भारत एक बड़ा कार्बन एमिटर देश है दुनिया भर के देशों में। हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। और केयर स्टामर ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम एक एक नई एनर्जी सेक्टर बनाएंगे, एक कंपनी बनाएंगे जो विशेष तौर पे ग्रीन एनर्जी पे फोकस करेगी। तो इसके साथ ही होगा कि ग्रीन एनर्जी एनर्जी पे फोकस करेगी तो सिर्फ उत्पादन ही नहीं होगा, उसके साथ नई नई तकनीकी आएगी। और जब भी कोई ऐसे देश रिसर्च या नई तकनीक लेकर सामने आता है तो वो भी चाहता है कि वो दूसरे देशों को निर्यात भी करे, बेचे भी। तो मुझे लगता है कि ये एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं के रेस्टमर, वो बहुत ही इकोनॉमिक फोकस उसका ज्यादा रहेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत जैसे बड़े कंज्यूमर मार्केट को कोई भी देश जो है वो नहीं मतलब खोना नहीं चाहता। खोना नहीं। सर, दूसरा सवाल ये था, लेबर पार्टी की जीत की वजह क्या है और कंजर्वेटिव की हार की वजह क्या रही होगी? मुझे लगता है कि और यहाँ के जो पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं और मीडिया में भी हम्म। इस पूरे चुनाव को लेबर की जीत की बजाय कंजर्वेटिव पार्टी की हार से की तरह देखा जाना चाहिए। हम्म। क्योंकि सीटें तो मिली हैं, सीट्स 411 सीट्स मिली हैं लेबर हम्म। पार्टी को। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए, वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए, तो सिर्फ 1.5%, 1.7 परसेंट का जो है इजाफा हुआ है उनके पिछले साल 2019 के चुनाव के कंपैरिजन में। ठीक है। हम्म। दूसरी तरफ देखें तो कंजर्वेटिव पार्टी के लगभग 20-21% वोट शेयर घटे हैं। तो हम्म। वो वोट शेयर जो है वो ट्रांसफर हुए हैं दूसरे जो छोटे छोटे पार्टियां हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हम्म। है या फिर रिफॉर्म यूके, जो ब्रेग्जिट में उनका बड़ा हाथ रहा, और जो नाइजल फराज जो उसके लीडर हैं, वो हम्म। पहली बार उनको लगभग 15 से 16% वोटों का इजाफा हुआ है। और पहली बार वो खुद जीते हैं और चार अन्य एमपी जो है उनके पार्टी से जीते हैं। दूसरी तरफ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जो लिबडेम यहाँ बोलते हैं, वो भी एक सेंटर टू राइट पार्टी मानी जाती है। मतलब कंजर्वेटिव पार्टी से ज्यादा राइट विंग पार्टी मानी जाती है। और वो उनका बहुत इजाफा हुआ है। पहले 13-14 सीट्स थी, अभी जो है लगभग 70 से ऊपर ज्यादा सीट्स उनको आई हैं। तो जो लोग कंजर्वेटिव पार्टी से नाराज थे, अब हम्म। उसमें हम बात कर सकते हैं कि क्यों नाराज थे, क्या वजहें रही, हम्म। वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो वोट शेयर हैं, जो उनके ट्रेडिशनल वोटर्स थे, उन्होंने लेबर को वोट नहीं किया है। उन्होंने और फार राइट पार्टी जो हैं, लिबडेम हो गया या रिफॉर्म यूके पार्टी जो हो गया, हम्म। उनको वोट किया है। तो उनका वोटिंग परसेंट उनको गया है। लिबरल का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो उन्होंने पूरे वोट दिए हैं। लेकिन उनका सीट इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो कंजर्वेटिव के ट्रेडिशनल वोट बैंक थे और वोट शेयर था वो बहुत घटा है और वो दूसरे पार्टियों में गया है। वो तो है। सर, कैसा दूसरी माना जाए? बात, हम्म, हाँ हाँ कि क्या नाराजगी रही है, मुझे हम्म। तीन बातें अगर देखें जो लेयर्स हैं कंजर्वेटिव पार्टी के हम्म। हार के पीछे, ये है कि जिस तरह से उन्होंने पूरे ब्रेक्सिट के समय एक दावा करके सत्ता में आए थे और लगातार वो दावा करते रहे कि हम यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएंगे तो हमारा अपना इकोनॉमिक एजेंडा या पॉलिसी बनाना हमारा अपने हाथ में रहेगा, हमारा फॉरेन पॉलिसी अपने हाथ में हम्म। रहेगा, तो हम ज्यादा मजबूत देश बन पाएंगे, सबके लिए हम्म। ज्यादा सुविधाएं होंगी, रिसोर्सेज होंगे, रोजगार के अवसर होंगे। लेकिन वो हो नहीं पाया। हम्म। ठीक है। अभी देखते हैं कि लगातार कई सारे जो खास करके हेल्थ का सेक्टर हो गया या ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हो गया या इस तरह के ट्रेडिशनल वर्क सेक्टर्स हैं, उनमें लोग स्ट्राइक करते आ रहे हैं। लोगों को लंबा लंबा वेट करना पड़ रहा है, अगर जरूरी कोई मेडिकल अपॉइंटमेंट भी हो रहा है तो उसके लिए। क्योंकि ब्रेक्जिट से अलग होने, यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद यहाँ लेबर मार्केट थोड़ा क्रंच हुआ। और जो लोग थे वो, यूरोपियन यूनियन अभी भी एक बड़ा मार्केट है, बड़ा अवसर है, तो वो उधर जाने लगे।
हम्म। दूसरी चीज ये थी, एक बड़ी जो सेंटिमेंट था, वो हम्म। था कि लोगों ने यहाँ वोट किया था जो 2019 में बोरिस जॉनसन जब नेता थे वो चुनकर आए थे। हम्म। फिर उन्होंने कुछ लगातार झूठ बोले, जो कोविड के समय वो हम्म। पार्टी किए थे हम्म। उसमें वो दोषी भी पाए गए, फिर भी वो लगातार झूठ बोलते रहे हम्म। और अंततः उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो फिर यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है हम्म। पार्टियों का, उन्होंने अपना नेता चुना और लिज ट्रस जो है वो 2 हफ्ते के लिए प्रधानमंत्री बनी। वो जब गई तो फिर ऋषि ऋषि सुनक आए, इसकी वो सुन। प्रधानमंत्री बने। तो हम्म। ये एक आम सेंटिमेंट था कि ये जो नेता प्रधानमंत्री बने हैं, ये एक तो बहुत अच्छा कुछ काम कर नहीं रहे हैं, दूसरा ये इलेक्टेड लीडर्स नहीं है। सो हम्म। ये डेमोक्रेसी का फॉल बैक समझ सकते हैं, एक एक बड़ा सेंटिमेंट था कि हमने इनको नहीं चुना है, ये हम्म। बाय डिफॉल्ट जो है वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। सो वी नीड एन इलेक्टेड लीडर। तो ये सब दो तीन बातें थी और जो वो सर एक कंजर्वेटिव। सर एक एक मायने ये भी निकाले जाए कि जैसे कि इंडियन मीडिया में कुछ चल भी रहा है, छाप भी रहे हैं कि भारतीय मूल के थे ऋषि सुनक, और उनकी हार के बाद भारतीयों को वहां जो रह रहे हैं ऑब्वियस है वो निराशाजनक रही होगी। तो ऐसा चल रहा है कि उनको क्या भारतीय होने की वजह से कुछ मतलब कुछ परसेंट का कुछ फॉल बैक उनको मिला है, ऐसा जैसा कि चल रहा है, और ऐसा कई लोग एग्ज्यूम भी कर रहे थे, मतलब कई लोग तो नहीं। ये मतलब क्या है, अफवाह है क्या है, इसको कैसे कहेंगे? नहीं नहीं, ये एकदम बेबुनियाद अफवाह है, इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। एक सेंटिमेंट है और इसमें बहुत सारे रिपोर्टिंग हुई है, जब खास करके भारतीय मीडिया में ऋषि सुनक को लेकर ये हो रहा था कि अच्छा भारतीय मूल के, भारतीय मूल के। हाँ। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप देखिए ना कि एक तरफ तो ऋषि सुनक जो, जिनके पूर्वज जो है पहले अफ्रीका देशों में गए, फिर अफ्रीका से यहाँ आकर आए, फिर भी वो भारतीय मूल के हैं जब प्रधानमंत्री बन गए तब। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ सोनिया गांधी है, जिनको आज भी राइट विंग और खास करके बीजेपी आरएसएस के लोग जो है इटालियन, उनके नेशनलिटी को लेकर वो देते हैं, हम्म। ताने देते हैं, ठीक है, जबकि वो प्रधानमंत्री की वाइफ रही हैं, यहाँ सबसे बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट रही हैं। और तो ये सब बहुत ही मुझे मतलब एक मुझे लगता है कि एक राइट विंग प्रोपेगेंडा है, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। खास करके आप यहाँ के लोगों का जो वो देखेंगे, इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है कि ऋषि सुनक के टाइम में जो होम सेक्रेटरी थी, सुवेला ब्रेवरमैन, शी हम्म। वाज फियर्सली अपोज टू माइग्रेशन। लाइक उन्होंने ऐसा एक रवांडा पॉलिसी बनाया रवांडा था कि जो भेजने भी, का। हम्म। तो आप पॉलिसीज पे बात कीजिए, आप सिर्फ किसी का नाम हिंदुस्तान करता है या वो मंदिर जाता है और इसलिए ऐसे नहीं। और उसी तरह माइग्रेशन एक अच्छा बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे माइग्रेशन। लेकिन कियर स्टारमर जो है वो आते ही उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो रवांडा पॉलिसी को वो करेंगे, रिमूव करेंगे, उसको वो नहीं फॉलो अप करेंगे। हम्म। तो हम पॉलिसीज के लिहाज से देखें कि उनका ओवरव्यू क्या है, हम्म। दूसरे देशों के लोगों हाँ। से जो आने वाले लोग हैं, दूसरे धर्म या हम्म। उसके मानने वाले लोग हैं, उनका क्या पॉलिसी है। जैसे देखिए अभी कैबिनेट मिनिस्टर में एक मुस्लिम महिला जो है, वो शायद एक कैबिनेट मिनिस्टर बनी है, मुझे याद नहीं है कौन सा पोर्टफोलियो हम्म। मिला है उनको। बट तो ऐसा मुझे लगता है कि लेबर ज्यादा वो है, डाइवर्सिटी ज्यादा है लेबर पार्टी में। लेबर पार्टी। और इस तरह की किसी भी अफवाह से को हमें नहीं हम्म। सच नहीं मानना हम्म। चाहिए। सर एक सवाल और था। दुनिया में इलेक्शन हो रहे हैं, कंजर्वेटिव पार्टी जैसे कि हार गई, राइट विंग का उभार हुआ था, अब क्या वो डिक्लाइन हो रहा है? इंडिया में भी इवन बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया अभी, गठबंधन के सहारे उनकी सरकार चल रही है, क्या माना जाए कि राइट विंग का डिक्लाइन हो रहा है दुनिया की नजर से? ये बड़ा लाइक मिक्स है इसमें। आप एक या दो या तीन चुनावों के लिहाज से आप ऐसा कहें कि माना जाए तो मुश्किल है ऐसा हम्म। कहना। मुझे लगता है कि एक जो, अब देखिए मैक्सिको में जो चुनाव हुआ वहां पे हम्म। जो सेंटर टू लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत दर्ज की, ठीक है। इसके ठीक अगर साउथ अफ्रीका में देखें तो पहली बार जो नेल्सन मंडेला की जो पार्टी है, जो पहली हम्म। बार उसको हार का सामना करना पड़ा, ठीक है, और एक राइट विंग पार्टी जो है वो मेजोरिटी में है। ऐसे ही फ्रांस में देखे तो मैक्रोन को सेंटर टू लेफ्ट माना जाता है या पता नहीं सेंटर माना जाता है, लेकिन अभी उन्होंने स्नैप इलेक्शन किया और फार राइट टू नेशनल रैली है। अब वो पहले राउंड में जो 30 को चुनाव हुआ उसमें ज्यादा बढ़त था
आया है उनको। और आज जो है कल सेकेंड राउंड चुनाव है और ऑलमोस्ट तय है कि फार राइट पार्टी जो है उसकी सरकार बन सकती है वहाँ। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे बहुत सारे विशेषज्ञ मानते हैं कि लेबर चूंकि एक सेंटर टू लेफ्ट पार्टी मानी जाती है और इसने धमाकेदार जीत दर्ज की है, तो इसको राइट विंग का डिक्रीज के तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत जिस जितने जितने सीट मिले हैं लेबर पार्टी को उसके अनुपात में अगर देखें तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो नहीं बढ़ा है। ठीक है, वोटिंग परसेंट अभी भी लगभग 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 उतना ही है जैसे 2019 के चुनाव में 32.5% के आसपास वोट मिले थे, अभी 34% के आसपास वोट मिला है लेबर पार्टी को। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है लोग एकदम झूम कर आए हैं और वोट किए हैं। दूसरी तरफ जो कंजर्वेटिव पार्टी के ट्रेडिशनल वोट बैंक थे वो और ज्यादा फार राइट पार्टी जो है उनकी तरफ गया है। तो अब पता नहीं इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन हम्म। मुझे नहीं लगता कि ये दिखा रहा है कि लेबर का जीत जो है वो यहाँ के लोगों में एक सेंटर टू लेफ्ट पार्टी की तरफ झुकाव पैदा हुआ है। भारत में भी हमें देखना होगा कि वोटिंग शेयर के लिहाज से वो गठबंधन का अपना एक नियति होता है कि 1-2% के लिहाज से अगर इधर उधर वोट होता है तो वो सीट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का जो वोटिंग परसेंट है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, लेकिन राइट विंग के उभार और चुनावी नतीजों के ऊपर मुझे लगता है कि दुनिया भर में एक रोजगार को लेकर, अवसर को लेकर और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को लेकर जो एक स्ट्रेस पैदा हुआ है कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो ले ऑफ की हैं, हजारों की हम्म। संख्या में रोजगार गए हैं। तो एक ये जो चिंता थी कि पूंजीवादी पॉलिसीज और व्यवस्था जो है बड़े बड़े दावों के साथ आया और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने उसके स्ट्रेस को वो किया, कंज्यूम किया। तो राइट विंग का उफार हुआ कि अच्छा चलो, आ, आ, मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है लेकिन हमारा देश राष्ट्रवाद और इन सब के मुद्दे हाँ। पर अब वो जो है वो भी बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं लोगों के। ठीक है, कि ठीक है, हमने अपने दिक्कत सहकर अपने राष्ट्रवाद के नाम पर आपको वोट दिया लेकिन आप भी हमारी समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहे हैं, रोजगार के अवसर नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, जो हेल्थ के या शिक्षा के जो क्षेत्र में जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये एक मोहभंग भी उधर भी हो रहा है। ठीक है, वो भारत में भी देखने को मिला, दुनिया के अन्य देशों में भी मिला। तो जो एक इकोनॉमिक एस्पिरेशन है लोगों का और एक इकोनॉमिक क्रंच है रोजगार के उस पे या फिर फिनेंशियल दिक्कतें हम्म। जो दुनिया भर में हो रही हैं वो उसका एक रिफ्लेक्शन है मुझे लगता है। और इसीलिए कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन कई सारे देशों में ये देखने को मिल रहा है। हम्म। तो ब्रिटिश का चुनाव हो गया, अब लेबर पार्टी का देखना है कैसे कार्यकाल रहेगा, कैसे उसके संबंध बनाती है वो। और अभी तो वैसे भी इजराइल फिलिस्तीन और यूक्रेन और रशिया वार चल ही रहा है, उसमें क्या भूमिका रहेगी, कैसे उनके डिसीजन रहेंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा।